वैसे तो भारत और ईरान को एक अच्छे पार्टनर की तरह देखा जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय से ईरान द्वारा दिए गए स्टेटमेंट्स ये दर्शाते हैं कि शायद सब कुछ दोनों देशों के बीच में ठीक नहीं है और भारत की कुछ नीतियों को लेकर, भारत की कुछ पॉलिसीज को लेकर ईरान थोड़ा सा कंफर्टेबल नजर नहीं आता। ऐसा ही एक और स्टेटमेंट 19 मार्च को आया है ईरान से, जिसमें यह बोला गया है जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसमें ईरान को एक्सक्लूड किया गया है, उसमें सीधे तरीके से यह बोला गया है, भारत को यह वार्निंग दी गई है कि अगर भारत इजराइल के साथ कोलैबोरेट करता है आईमैक में और वो किसी भी तरीके से ईरान के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बनता है या ईरान की एग्जिस्टेंस के लिए एक थ्रेट बनता है, तो शायद भारत और ईरान के रिश्ते आपको बिगड़ते हुए दिखें। वैसे यह पहली बार नहीं है। सितंबर में जो ईरान के रिलीजियस लीडर हैं अयतुल्ला खमेनी, उनका भी एक स्टेटमेंट आया था जिसमें वो भारत के अंदर रह रहे मुस्लिम माइनॉरिटी के ऊपर सवाल उठा रहे थे, उनकी कंडीशंस को गलत बता रहे थे और ये बोल रहे थे कि भारत के अंदर मुस्लिम सफर कर रहे हैं, जिस पर भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अपना एक स्टेटमेंट दिया था, उसको डिनाई करते हुए, उसे अनएक्सेप्टेबल बताते हुए। और वापस से एक और ऐसा स्टेटमेंट आना यह दर्शाता है कि भारत की जो बैलेंसिंग अप्रोच है, जहां वो इजराइल, ईरान, रशिया, यूक्रेन सबके बीच में एक रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश करता है, उसमें थोड़ी सी और मेहनत की जरूरत है और शायद ईरान को थोड़ा सा और फोकस में रखने की जरूरत है। आज इस वीडियो के अंदर हम ईरान की इंपॉर्टेंस पर फोकस करेंगे, साथ ही साथ इजराइल की भी इंपॉर्टेंस पर फोकस करेंगे और यह बैलेंस आउट करने की कोशिश करेंगे कि इंडिया के लिए कौन सा देश ज्यादा जरूरी है और क्या भारत दोनों के साथ रिलेशनशिप मेंटेन रख पाएगा। क्या भारत की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, क्या भारत की जो बैलेंसिंग अप्रोच है वो कंटिन्यू रह पाएगी या उस बैलेंसिंग अप्रोच का कुछ नेगेटिव इंपैक्ट ईरान के इन स्टेटमेंट्स में देखने को मिल रहा है। विदाउट एनी फर्दर डिले, मेरा नाम है सुमित त्यागी, वेलकम टू चहल एकेडमी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह डायरेक्ट स्टेटमेंट है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर को एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट बताया गया है ईरान द्वारा। पॉलिटिकल इन द सेंस एक वेस्टर्न लेड प्रोजेक्ट है जिसमें यूरोपियन कंट्रीज, यूएस का पैसा लगा हुआ है। पीजीडब्ल्यूआई इनिशिएटिव जो है, जिसे हम ब्लू डॉट नेटवर्क बोलते हैं, जो एक ओबीओआर के काउंटर की तरह देखा जा सकता है G7 का, उसका पूरी तरीके से आईमैक में पैसा लगा हुआ दिखता है। इजराइल जैसी कंट्रीज आपको इन्वॉल्व दिखती हैं, सऊदी जैसी, यूएई जैसी कंट्रीज आपको इन्वॉल्व दिखती हैं, जो रीजनली और ट्रेडिशनली ईरान के अपोजिट कैंप में देखी जाती हैं। और भारत का उसके साथ जुड़ना ईरान को बहुत ज्यादा रास नहीं आ रहा, इसलिए उन्होंने उसे एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट बना दिया है और बोला गया है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये रीजनल स्टेक होल्डर्स, बेसिकली वो अपनी बात कर रहा है, ईरान की बात कर रहा है, उनको साइडलाइन करने के लिए है, उनको एक्सक्लूड करने के लिए है। उन्होंने सीधे सीधे बोला है कि भारत जो चाबहार के अंदर डेवलपमेंट हो रहे हैं, भारत का एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है ईरान के अंदर, जिसे हम बोलते हैं चाबहार पोर्ट, बेसिकली गल्फ ऑफ ओमान में, जो हमें चाइना के ग्वादर पोर्ट को काउंटर करने में हेल्प करता है और हमारी इंडियन ओशन के अंदर, गल्फ ऑफ ओमान के अंदर एक स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस को बनाता है। ईरान का कहना है कि भारत चाबहार पोर्ट में जो एंगेज कर रहा है उसकी पेस काफी ज्यादा स्लो है और अगर ईरान या फिर इंडिया किसी भी तरीके से इजराइल के साथ कोलैबोरेट करता है आईमैक पर और चाबहार पर थोड़ा कम ध्यान देता है, तो वो ईरान के लिए क्रॉसिंग द रेड लाइन होगा, मतलब लक्ष्मण रेखा को लांघना होगा, जिससे भारत और ईरान के रिलेशंस में नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता हुआ भी दिख सकता है। तो यह भारत के लिए एक वार्निंग भी है और साथ के साथ एक लर्निंग भी कि शायद ईरान पर थोड़ा सा और ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, जितना उसे इग्नोर किया गया है कॉज ऑफ द वेस्टर्न सैंक्शंस, कॉज ऑफ द अमेरिकन सैंक्शंस। और साथ के साथ हमारे साथ यह भी दिक्कत है कि हम इजराइल के साथ रिलेशनशिप बेटर कर रहे हैं, लेकिन ट्रेडिशनली ईरान के साथ हमारे रिलेशन काफी अच्छे रहे हैं और जैसे जैसे वहां वॉइड बन रहा है उतना ज्यादा चाइना उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। राइट, आगे बढ़ते हैं ईरान की इंपॉर्टेंस को लेकर। उससे पहले मैं आपको आईमैक समझाना चाहूंगा। 8-9 सितंबर 2023 को भारत के अंदर G20 समिट हुआ। G20 समिट के अंदर न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ, साथ के साथ एक प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, एक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो भारत को यूरोप के साथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है। राइट, उस प्रोजेक्ट को बोला गया इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक प्रोजेक्ट। ये जो
प्रोजेक्ट साइन हुआ था, इसमें अगर आप लीडर्स देखेंगे जो जो प्रेजेंट हैं तो आपको समझ में आएगा ये वो सारी कंट्रीज हैं जो ईरान के अपोजिट कैंप में बैठी हुई दिखती हैं। जैसे इस टाइम पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, ईयू जो यूरोपियन कमीशन है, यूरोपियन यूनियन की जो कमीशन है उसकी जो हेड है उर्सुला वॉन डर लेन, और साथ के साथ सऊदी क्राउन प्रिंस MBS यानी कि मोहम्मद बिन सलमान। ये सारे वो लोग हैं जिनके साथ ईरान बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करता, और इस इनिशिएशन से ही ईरान उस टाइम पे भी ऐसे कुछ स्टेटमेंट आते हुए दिखे थे कि ईरान अनकंफर्टेबल है इस प्रोजेक्ट के साथ। साथ के साथ 2023 7 अक्टूबर को जब वो इजराइल हमस कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुई तो ये आईमैक प्रोजेक्ट एक व्हाइट एलिफेंट इन द रूम बन गया। इसका किसी भी तरीके से आपको इनिशिएशन नहीं होता हुआ दिखा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में सऊदी को इजराइल के साथ कनेक्ट करना है, और जिस तरीके के माहौल बने हुए हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, किसी भी इस्लामिक कंट्री के लिए इजराइल के साथ एंगेज करना, इजराइल के साथ एसोसिएट करना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसलिए आईमैक का कंटिन्यू हो पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट नजर आ रहा है, एटलीस्ट तब तक जब तक ये कंफ्लिक्ट खत्म नहीं हो जाती। अगर एक बार इस प्रोजेक्ट को देखा जाए तो ये भारत के JNPT पोर्ट से स्टार्ट होता है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। उसके अलावा आपको जो गुजरात के अंदर एक मुंद्रा पोर्ट देखने को मिल रहा है वो भी आईमैक का हिस्सा है। यहां से सीधा जाता है UAE जेबेल अली UAE के नॉर्थ में एक आपको पोर्ट सिटी देखने को मिल रही है। उसके बाद सीधे आपको ये अल गुवाइफत, ये UAE और सऊदी के बॉर्डर पर आपको एक सिटी देखने को मिल रही है। देन इट्स टू हेराद, देन टू रियाद, और उसके बाद फिर आपको ये इजराइल जॉर्डन में अल हदीता जाता हुआ दिखता है, एंड इवेंचुअली हाइफा पोर्ट ऑफ इजराइल। ये हमारा है नदन कॉरिडोर। इसमें दो कॉरिडोर है, नदन कॉरिडोर और ईस्टर्न कॉरिडोर। तो बेसिकली दिस इज द ईस्टर्न कॉरिडोर। नदन कॉरिडोर क्या है? जो इजराइल को यूरोप से कनेक्ट कर रहा है। वो क्या है? हाइफा तक मैंने कनेक्टिविटी बता दी है आपको, इंडिया, UAE, सऊदी, जॉर्डन और इजराइल। जॉर्डन ने अभी आईमैक को साइन नहीं किया है, लेकिन जॉर्डन हैज बीन दी कंसिडर्ड टू बी द पार्टी ऑफ दिस कॉरिडोर। उसके बाद ये पेरेस पोर्ट जाएगा ग्रीस। इवेंचुअली पेरेस पोर्ट ग्रीस का सबसे लार्जेस्ट पोर्ट है, एथेंस के पास देखने को मिलता है। पेरेस पोर्ट से फिर ये जा रहा है इटली, मसीना पोर्ट, एंड देन इटली से ये सीधा जाएगा फ्रांस टू द मार्सेल पोर्ट। तो भारत को सीधे फ्रांस से कनेक्टिविटी मिलेगी इस आईमैक प्रोजेक्ट के द्वारा, लेकिन अभी भी 2 साल बाद भी ये केवल ऑन पेपर्स ही देखने को मिल रहा है। लगभग 1.5 साल हो चुका है इस प्रोजेक्ट को साइन हुए, लेकिन इनिशिएशन के नाम पर हमें केवल मिडिल ईस्ट में कंफ्लिक्ट नजर आती है, और ग्रास रूट रियलिटी आपको बहुत ज्यादा चीजें नजर नहीं आएंगी। ये एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की तरह भी काम करेगा। जितना पूरे कॉरिडोर है इसके अराउंड आपको एक इंडस्ट्रियल सिटीज डेवलप होती हुई दिखेंगी। इसमें शिपिंग भी इंक्लूडेड है, रेलवे भी इंक्लूडेड है, रोड्स भी इंक्लूडेड है। तो एक ओवरऑल प्रोजेक्ट है, और इसकी पूरी फंडिंग जो है वो G7 द्वारा की जा रही है अंडर इट्स PGII इनिशिएटिव, या जिसे मैं ब्लू डॉट नेटवर्क बोलता हूं। विदाउट एनी फर्दर डिले आगे देखते हैं आपको कि ईरान को इससे दिक्कत इसलिए भी है क्योंकि आपको देखने को मिल रहा है पूरी तरीके से इसमें ईरान को साइडलाइन कर दिया गया है, ईरान को इसका हिस्सा नहीं बनाया गया है, और जो पार्टनर कंट्रीज आपको देखने को मिल रही हैं उनसे भी ईरान बहुत ज्यादा खुश नहीं है। अब हमें यह समझने की जरूरत है कि ईरान के साथ हमारे रिलेशन जरूरी क्यों हैं। देखो, अगर ईरान की आप लोकेशन देखते हो ना, तो ईरान इज सिटिंग एट द ट्राइजंक्शन ऑफ साउथ एशिया एंड वेस्ट एशिया एंड सेंट्रल एशिया एंड वेस्ट एशिया। यहां तक कि जो अशगाबत एग्रीमेंट हमने 2018 में साइन किया उसका भी आपको ईरान हिस्सा देखने को मिल जाता है, और भारत भी उसका 2018 में हिस्सा बन चुका है, जो सेंट्रल एशियन नेशंस के साथ उसकी कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने की बात करता है। सबसे पहली इंपॉर्टेंस मुझे नजर आती है चाबहार पोर्ट। अगर आप मैप देखते हैं, भारत पाकिस्तान को साइड लाइन करते हुए, देखो पाकिस्तान हमें एक्सेस प्रोवाइड नहीं करता, तो अगर मुझे अफगानिस्तान से कनेक्टिविटी चाहिए या सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी चाहिए तो मेरे को ईरान एक बेटर ऑप्शन नजर आता है। और इसी वजह से आपने एक चाबहार पोर्ट डेवलप किया था, वो आपको इंडियन ओशियन के अंदर भी स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस प्रोवाइड करा रहा था, साथ के साथ सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान से कनेक्टिविटी में भी हेल्प कर रहा था। चाबहार पोर्ट में फिलहाल इंडिया का स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ईरान का कहना है कि अगर ये स्लो पेस चलता रहा एंगेजमेंट का तो शायद ईरान इन चीजों को बदल सकता है। और ऐसा पहली बार नहीं होगा, इससे पहले भी जो ये चाबहार जाहिदीन रेल लिंक देखने को मिल रहा है, इसका कॉन्ट्रैक्ट पहले भारत के पास था, लेकिन इसे छीन कर फिर चाइना को दे दिया गया। उम्मीद थी कि चाबहार से हम एक रेलवे लिंक बनाएंगे, कहां तक? जरंज तक। जरंज से एक रोड कॉरिडोर बनाया जाएगा टिल देलाराम, जिसे हम जरंज देलाराम हाईवे बोला जाएगा, और वहां से फिर हम तुर्कमेनिस्तान के अंदर एंटर करेंगे, जहां से हम सेंट्रल एशिया को एक्सेस कर सकते हैं बाय बाईपासिंग पाकिस्तान। तो सेंट्रल एशिया एक रिसोर्स रिच रीजन है, एक स्ट्रेटेजिक रीजन है,
और उससे कनेक्टिविटी भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और ईरान उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है अगर मुझे पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी चाहिए या फिर सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्ट करना है। जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस जैसा मैंने आपको बताया कि ब्रॉडर मिडिल ईस्ट से कनेक्ट करने के लिए, साथ के साथ सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करने के लिए ईरान बहुत ज्यादा जरूरी है। इतना ही नहीं, ईरान एक मेजर प्रोड्यूसर भी है क्रूड ऑयल का, साथ के साथ नेचुरल गैस का। ऑल दो सैंक्शंस के चलते हमारा उनसे ट्रेड मिनिमल हो चुका है, ऑलमोस्ट नील हो चुका है, जबकि अगर 2012 और 2013 का डेटा देखा जाए तो ईरान भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था ऑयल का। मतलब भारत जो सबसे ज्यादा तेल लेता था वो ईरान से लेता था, लेकिन आज की रेट में उसे रशिया रिप्लेस कर चुका है। और जब तक रशिया पिक्चर में नहीं आया था 2022 में, तब तक इराक आपको डोमिनेट करता हुआ दिख रहा था, लेकिन ईरान को पिक्चर से साइडलाइन कर दिया गया व्हेन इट कम्स टू द एनर्जी एक्सपोर्ट कॉज ऑफ दोज सैंक्शंस इंपोज्ड बाय यूएस, जो उसकी आदत है जितनी भी कंट्रीज पे वो सैंक्शंस लगाता है। चाइना फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर उभरता हुआ नजर आ रहा है। चाइना कंटिन्यूअसली एंगेजमेंट अपना ईरान के साथ बढ़ा रहा है, और इंडिया ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि एक ऐसी पोजीशनिंग में वो इंडिया बैठा हुआ देखे खुद को जहां चाइना और ईरान आपको एकदम से क्लोज एलाई बनते हुए दिख रहे हैं और इंडिया को साइडलाइन कर दिया जा रहा है। वो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक लॉस हो सकता है। रिसेंटली चाइना ईरान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी साइन कर लिया गया है फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स। यह भी भारत के लिए कोई ज्यादा अच्छी खबर नहीं है। इसके अलावा ये जो 3 रीजन आपने देखे, चाबहार पोर्ट्स, जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस और जो चाइना फैक्टर है, अदर देन दैट आपको एक आईएनएसटीसी कॉरिडोर, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉरिडोर नजर आता है आपको जो यूरोप को कनेक्ट करता हुआ दिखता है। बेसिकली रशिया के जो सेंट पीटर्सबर्ग सिटी है, जो बिल्कुल यूरोपियन बॉर्डर पर बैठी है ईस्टर्न यूरोप के, और वो लगभग 30% समय और 30% ऑयल, आपको पैसा भी कम से कम 30% कम बचा के देगी और आपको 30 से 40% समय भी बचा के देगा ये कॉरिडोर। लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर हमारे लिए अगेन ईरान है। अगर आप इस मैप को देखते हो तो ये भी जेएनपीटी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जिसे हम नावा शेवा भी बोलते हैं, वहां से स्टार्ट होता हुआ दिखता है। वहां से सीधे जाके कनेक्ट होता है ईरान के पोर्ट बंदर अब्बास। बंदर अब्बास से ऊपर जाते हैं, मिलता है हमें बंदर अंजाली, वो भी एक ईरान का पोर्ट है। ये एक रेल रूट के थ्रू कनेक्ट होंगे बंदर अब्बास और बंदर अंजाली। देन बंदर अंजाली से हम अजरबैजान की बाकू सिटी को कनेक्ट करते हैं। बाकू से हम जाते हैं सीधे अस्त्रखान, अस्त्रखान से वोल्गोग्रैड, वोल्गोग्रैड से रशिया की सिटी मॉस्को, एंड मॉस्को से फिर फाइनली सेंट पीटर्सबर्ग। तो ये अस्त्रखान, वोल्गोग्रैड, मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग ये रशिया के एस्पेक्ट्स हैं। बाकी बाकू इज इन अजरबैजान, देन ईरान जिसमें मैंने आपको बंदर अंजाली, बंदर अब्बास बताया, और इंडिया का जेएनपीटी। ये पूरा आपको इंडिया इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर देखने को मिलता है, जो सेंट पीटर्सबर्ग समिट 2000 के अंदर इनिशिएट हुआ था। अभी इस पर ट्रायल रन किए गए हैं कुछ पैचेस पर, लेकिन पूरी तरीके से अभी फंक्शनल नहीं है। अगेन ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर मुझे सेंट्रल एशियन रीजन के साथ अपनी कनेक्टिविटी बनानी है, अदर देन मेरे यूरोप के साथ अगर मुझे अपनी कनेक्टिविटी इंप्रूव करनी है विद चीपर मनी, बेसिकली विद चीपर रूट एज वेल एज फास्टर रूट। दोनों के लिए आपको आईएनएसटीसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आता है। बाय दिस लॉजिक मैंने आपको समझा दिया है कि ईरान इतना ज्यादा जरूरी क्यों है हमारे लिए, जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है उसकी। अब ईरान जिस वजह से खफा है उसका सीधा सीधा लॉजिक है, ईरान और इजराइल आज की डेट में डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हैं। जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है इजराइल का, जिसमें आपको हाउदीज, हिजबुल्लाह और हमस देखने को मिलते हैं, अलोंग विद आईआरजीसी फोर्सेज ऑफ ईरान, जो इस्लामिक फोर्सेज हैं वहां की, वो डायरेक्टली इजराइल से कॉन्फ्लिक्ट में है। ऐसे में इंडिया और इजराइल के बढ़ते रिलेशन ईरान को पसंद नहीं आ रहे। तो हमने ईरान की इंपॉर्टेंस तो देखी, अब हमें यह समझना है कि इजराइल कितना जरूरी है भारत के लिए। पहले तो आप यह समझिए कि इजराइल के साथ जो हमारी डिप्लोमेसी चलती थी स्पेसिफिकली टिल 2017, वो बैकडोर डिप्लोमेसी थी, पर्दे के पीछे रहकर हम रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते थे। लेकिन 2017 में नरेंद्र मोदी बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू विजिट इजराइल, और उस साल 2017 में एक ऐसा मूवमेंट आया जिसे हम थ्रेशोल्ड मूवमेंट बोल सकते हैं इंडिया इजराइल रिलेशन में, जब हमने रिलेशंस का डीहाइफिनेशन कर दिया। मतलब पहले जब भी इजराइल को देखा जाता था तो पैलेस्टीनियन लैंड से देखा जाता था, इजराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट के हिसाब से देखा जाता था। लेकिन 2017 के बाद से डीहाइफिनेशन का मतलब यह है कि जब पैलेस्टीन की बात होगी तब इजराइल को पैलेस्टीनियन लैंड से देखा जाएगा। अदर देन दैट इंडिया और इजराइल अपने इंडिपेंडेंट रिलेशंस कंटिन्यू कर सकते हैं इन टेक्नोलॉजी, इन डिफेंस, इन एग्रीकल्चर एंड वेरियस अदर सेक्टर्स। इसको हमने बोला डीहाइफिनेशन सेक्टर, डीहाइफिनेशन ऑफ द रिलेशंस।
और इसके बाद से आपको इंडिया और इजराइल के रिलेशंस काफी क्लोज नजर आए। और इजराइल ने हमेशा ओपनली इंडिया को सपोर्ट भी किया है, चाहे वो 1962 की वॉर हो, चाहे वो 1971 की वॉर हो, चाहे वो 1999 की कारगिल वॉर हो, या फिर वो रिसेंट 2020 में ही गलवान वैली ही क्यों ना कॉन्फ्लिक्ट क्यों ना हो। हर जगह आपको इजराइल भारत के साथ खड़ा हुआ दिखा है। तो एक डिपेंडेंट पार्टनर आप इजराइल में देख सकते हो भारत के लिए। लेकिन ईरान और इजराइल के साथ रिलेशनशिप बैलेंस करना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए हमें इजराइल की इंपॉर्टेंस भी देखने की जरूरत है। 2021 में हमने ग्रुपिंग स्टार्ट की जिसे हम बोलते हैं I2U2, जिसके अंदर है इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएस। इसका मेन मोटिव यह था कि हम डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्पेसिफिकली साइंटिफिक इनोवेशन और रीजनल स्टेबिलिटी पर काम कर सकें, मिडिल ईस्ट को थोड़ा सा स्टेबल बना सकें। साथ के साथ इसको I2U2 को इस तरीके से भी देख सकते हो आपके I2U2 को जनरली लोग वेस्ट एशियन क्वाड भी बोलते हैं, मिडिल ईस्टर्न क्वाड भी बोलते हैं, या फिर न्यू क्वाड भी बोलते हैं, बट इंडिया पूरी तरीके से इस चीज को डिनाई करता है। तो इजराइल का I2U2 का हिस्सा होना मतलब इंडिया का स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव में इजराइल के साथ एंगेज करना इन मिडिल ईस्ट इजराइल को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देता है। साथ के साथ हमारा जो डिफेंस कोऑपरेशन है इजराइल के साथ वो बहुत ज्यादा जरूरी है, और डिफेंस के साथ साथ इंटेलिजेंस कोऑपरेशन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में अगर आप देखते हो तो भारतीय आर्मी इजरायली सिस्टम्स को यूज करती है, चाहे वो फैल्कॉन एवैक्स हो, चाहे वो हेरोन ड्रोन्स हो, चाहे वो बैराक एंटी मिसाइल सिस्टम ही क्यों ना हो। तो इजराइल आपको डिफेंसिव पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आता है। ये आपको मेजर इजरायली डिफेंस इक्विपमेंट देखने को मिल रहे हैं। जितनी भी चीजें हम इजराइल से इंपोर्ट कर रहे हैं या इजरायली डिफेंस टेक्नोलॉजी जहां हमें हेल्प कर रही है, चाहे वो मिसाइल्स में हो, चाहे वो यूएवीज में हो, सेंसर एंड रडार्स में हो, एयर डिफेंसिव सिस्टम्स में हो, चाहे वो स्मॉल आर्म्स में हो, राइट। अब इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंस है इजराइल की? इजराइल के अंदर जब आपको गैस फील्ड्स एक्सप्लोर होती हुई दिखी तो भारत ने उसमें एक मेजर रोल प्ले किया। स्पेसिफिकली दो गैस फील्ड्स में, एक का नाम है तमर गैस फील्ड, दूसरे का नाम है लेवियाथन गैस फील्ड। ये इजराइल के ऑफ कोस्ट आपको एक्सप्लोर होती हुई दिखी थी, और इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री थी जिन्होंने इस एक्सप्लोरेशन के लिए बिड किया था। और फाइनली इंडिया की ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, भारत पेट्रो रिसोर्सेज, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एंड ऑयल इंडिया को ये एक्सप्लोरेशन लाइसेंसेस प्रोवाइड किए गए थे इजराइल के अंदर, जिसमें लगभग आपको 20% स्टेक भी देखने को मिल रहा है। मतलब अगर एनर्जी पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए तो आप डायरेक्टली एक्सप्लोरेशन में एंगेज करते हो इजराइल के साथ, इजराइल के अंदर। साथ के साथ अगर देखा जाए तो जब से इजराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुई है तो जो पैलेस्टीनियन लेबर्स थे, जो अरब लेबर्स थे जिनको इजराइल ने बाहर कर दिया, उनको रिप्लेस करने के लिए भी इंडियन लेबर्स ही मंगाए गए हैं, जिनको सैलरीज भी काफी अच्छी दी जा रही हैं। तो मतलब एक डायस्पोरा भी आपको इजराइल के अंदर रहता हुआ दिख जाता है। और अदर देन दैट एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस तो आपको इजराइल की नजर आती ही आती है। अदर देन दैट आईमैक के लिए भी इजराइल एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है। इंपॉर्टेंस दोनों देशों की है, इजराइल भी इंपॉर्टेंट है, ईरान भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इजराइल के साथ जैसे जैसे हम अपनी क्लोजनेस बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी दूरी ईरान से बढ़ती जा रही है। और भारत के लिए जरूरी है कि किस तरीके से अपनी बैलेंसिंग अप्रोच को और टाइटन अप करे और दोनों रिलेशंस के, दोनों कंट्रीज के साथ रिलेशन को बेटर करने की कोशिश करे। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में एक स्टेटमेंट बताई थी जिसमें अयतुल्लाह खमेनी ने यह बोला था कि इंडिया के अंदर मुस्लिम्स जो है वो सफर कर रहे हैं। साथ ही साथ जब कश्मीर इशू की बात आई थी तो ईरान आपको पाकिस्तान का सपोर्ट करता हुआ दिखा था। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कंप्लीटली इसे अनएक्सेप्टेबल बताया था। लेकिन कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो एक हमारा ट्रेडिशनल पार्टनर रहा है, जिसके साथ हमारे रिलेशन रिलेटिवली ठीक रहे हैं इन द रीसेंट टाइम्स, उसके साथ रिलेशनशिप में थोड़ी सी सारनेस और बिटरनेस आती हुई दिख रही है कॉज ऑफ आवर क्लोजनेस विद इजराइल एंड द यूएस के साथ भी हम क्लोज होते जा रहे हैं, इजराइल के साथ भी हम क्लोज होते जा रहे हैं, और ईरान बहुत ज्यादा कंफर्टेबल इस चीज से है नहीं। साथ के साथ ईरान ने बोला है कि वो जो 25 इयर्स का ईरान चाइना का स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट है वो इंप्लीमेंटेशन स्टेज पर पहुंच चुका है, जो भी भारत के लिए एक सिरदर्दी की बात है। भारत को बहुत क्लोजली उस चीज को मॉनिटर करने की जरूरत है कि किसी भी तरीके से चाइना ईरान को एंटी इंडियन पर्सपेक्टिव में यूज ना करे, इंडियन इंटरेस्ट को हर्ट करने के लिए यूज ना करे, जो इंडिया के स्ट्रेटेजिक नीड्स हैं उनको हर्ट करने के लिए यूज ना करे। तो भारत के लिए दिक्कतें ईरान के साथ थोड़ी सी बढ़ती हुई दिख सकती हैं अगर भारत जल्दी कोई फैसला नहीं लेता है। अब हम यह समझते हैं कि भारत ने आखिर अब तक इस रिलेशनशिप को मेंटेन किया कैसे है। ये हम 4-5 पॉइंट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है भारत की जो एबिलिटी है अपने रिलेशनशिप बैलेंस करने की, वो पूरी दुनिया में अप्रिशिएट की गई है। चाहे वो ईरान और इजराइल की बात हो, चाहे वो रशिया और यूक्रेन की बात हो। तो हम इसे बोलते हैं कि हम इससे अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी मेंटेन रख पाते हैं और साथ के साथ हमारी फॉरेन पॉलिसी की एक बहुत प्रैग्मेटिज्म
वाला अप्रोच देखने को मिल रही है। बड़ी प्रैक्टिकल सी अप्रोच है हमारी कि हम किसी की साइड चूज नहीं कर रहे, वी आर विद पीस। मतलब जहां मेरा इंटरेस्ट होगा आई विल टॉक अबाउट इट। मैं जबरदस्ती किसी के पचड़े में टांग अड़ाने वाले देश में से नहीं हूं, मैं किसी और के लिए डिसीजन लेने वालों में से नहीं हूं। दूसरा पॉइंट है जो इकोनॉमिक एंड एनर्जी सिक्योरिटी है। जनरली क्या होता था, पहले आपको जो रिलेशन मेंटेन करते हुए दिखते थे वो जनरली ट्रेड पर्सपेक्टिव पे चलते थे, लेबर मूवमेंट पे चलते थे। आज की डेट में टेक्नोलॉजी, चाहे वो एआई हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो, चाहे वो इंटेलिजेंस हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन चुका है डिप्लोमेसी का। और साथ के साथ एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी आप बहुत ज्यादा फोकस्ड है, आप इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री हो एनर्जी को लेके, तो उस वजह से भी इंडिया इंश्योर करता है कि जो ईरान की वाइटल रिसोर्सेज हैं उनको मेंटेन किया जाए। साथ के साथ एनर्जी एस्पेक्ट से आप ईरान का सपोर्ट लो, और जब डिफेंसिव एस्पेक्ट आए, जब डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात आए, चाहे वो डीसैलिनेशन प्लांट की बात आए, चाहे वो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी की बात आए, तो आप इजराइल की हेल्प लो। देखो, इजराइल के पास कोई भी फ्रेश वाटर बॉडी नहीं है। इजराइल मेजोरिटी ऑफ जो अपनी वाटर की नीड है वो डीसैलिनेशन के थ्रू कंप्लीट करता है, अपने एग्रीकल्चर को बहुत हाईटेक टेक्नोलॉजी से रन करता है। और जैसे जैसे फ्रेश वाटर की कमी आती जा रही है, तो इजराइल से अगर वो हमें टेक्नोलॉजी मिलती है तो हमारे लिए वो काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। तो इंडिया को मेंटेन करना है कि मैं एनर्जी सिक्योरिटी भी मेक श्योर कर पाऊं, और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज है जो मुझे इजराइल से मिल सकती है उस पर भी फोकस कर सकूं। दूसरी चीज, मल्टीलेटरल एंगेजमेंट के थ्रू मुझे कोशिश करनी चाहिए कि मैं दोनों नेशंस के साथ स्ट्रांग टाई सस्टेन करने की कोशिश करूं, कल्चरल डिप्लोमेसी को प्रमोट करूं, साथ के साथ काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन की तरफ भी काम करूं, जिससे मुझे किसी की साइड भी ना लेनी पड़ी और मैं कुछ ऐसे स्टेप्स ले पाऊं जिससे दोनों देश आपको एग्री करते हुए नजर आए। साथ के साथ जो इंडिया का जो कमिटमेंट है टुवर्ड्स द रीजनल स्टेबिलिटी, चाहे वो मिडिल ईस्ट की बात हो, चाहे वो रशिया यूक्रेन की बात हो, और अगर मैं मिडिल ईस्ट की बात कर रहा हूं तो फिलहाल हम रीजनल स्टेबिलिटी पे मिडिल ईस्ट पर ही रहेंगे। वहां भी इंडिया कंटिन्यूअसली पीस को प्रमोट करने की बात करता है, एक टेबल पर बैठकर नेगोशिएशंस की बात करता है। भारत कई बार बोल चुका है कि किसी भी जंग का अंत, किसी भी वॉर का एंड कभी बैटलफील्ड में नहीं होता है, एट द एंड वो आके किसी कमरे में टेबल पे बैठकर ही होता है। तो इट्स बेटर एज सून एज यू कम टू द टेबल, एज सून एज यू कम टू द टॉकिंग टर्म्स, जिससे आप बातचीत करके चीजों को सुलझा सकें और लोगों की जान बच सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडिया का जो डिप्लोमेटिक एक्यूमेन है, जो हमारे डॉक्टर एस जयशंकर हैं, जिस तरीके से वो डील कर रहे हैं, जिस तरीके से उनका स्टेचर आपको ग्लोबल डिप्लोमेसी में बढ़ता हुआ दिखा है, हम कोशिश करेंगे कि हम दोनों इजराइल और ईरान के साथ इफेक्टिवली एंगेज कर सकें, दोनों के इंटरेस्ट को मेंटेन कर सकें, सिक्योर कर सकें, और अपनी पोजीशन को एक स्टेबलाइजिंग फोर्स की तरह, एक रेस्पॉन्सिबल नेशन की तरह पोर्ट्रे कर सकें और प्रमोट कर सकें। राइट? तो इस पूरे वीडियो में आप समझ चुके होंगे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ईरान, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इजराइल, और ये जो ईरान से आ रहे स्टेटमेंट हैं, इन्हें थोड़ा सा भारत को ध्यान देने की जरूरत है कि हम बेटर डील करें ईरान के साथ, और ईरान के इंटरेस्ट को भी सिक्योर करने की कोशिश करें, और कोशिश करें कि वो किसी भी तरीके से आइसोलेटेड या फिर एक्सक्लूडेड फील ना करें। दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई एंड। मिलता हूं आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ गुड डे।